साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेज में। साथियों हमारे एग्ज़ाम बेहद करीब हैं और उस समय को देखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल मैराथन क्लास गणित पेडागोजी की। इस क्लास में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक डिटेल में और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड जो कि एग्ज़ाम में काम आएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है हेडिंग वो गणित लिखा है। तो गणित शिक्षण सीखने से पहले हम लोग क्या करें कि गणित के बारे में जानें। गणित क्या है, गणित वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है, गणित में तर्क शक्ति का क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। गणित गणित जो है तर्क शक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? तर्क शक्ति पर। अब जो चीज तर्क शक्ति पर आधारित होगी उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, अमूर्त प्रत्यय जरूर होंगे। ये हम डायरेक्ट उत्तर भी बता रहे हैं आपको, परिभाषा ही नहीं, ऐसे ही प्रश्न होंगे। ये आपके विकल्प के रूप में आए हुए होंगे। गणित तर्क शक्ति पर आधारित होती है और जो तर्क शक्ति पर आधारित होती है उसमें अमूर्त प्रत्यय जरूर होंगे। और जब अमूर्त प्रत्यय होगा तो वहां तर्क शक्ति की क्षमता क्या होगी? वृद्धि होगी। तर्क शक्ति की क्षमता में वृद्धि। और जहां तर्क शक्ति की क्षमता वृद्धि होगी तो वो आप जान लीजिए कि जो भी सवाल होगा चिंतन से रिलेटेड सवाल होगा। किससे रिलेटेड? चिंतन से। चिंतन का मतलब है कि वहां जो विचार हैं, विचार को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये आपका चिंतन से रिलेटेड हो गया। गणित आपका वैज्ञानिक भी है और मनोवैज्ञानिक भी है। तो दोनों हैं, वैज्ञानिक भी और मनोवैज्ञानिक। इतना समझ गए? गणित चूंकि वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक होने के कारण इसमें प्रयोग जरूर होगा और जब प्रयोग होगा तो इसे हम लोग प्रायोगिक विज्ञान भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक है तो इसमें उदाहरण आएंगे, रूल्स आएंगे। तो वो जो उदाहरण और रूल्स आते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक कहते हैं और मनोवैज्ञानिक को आगमनात्मक भी कह सकते हैं। आगमनात्मक, ठीक है। तो ये हमने गणित की परिभाषा दी। किस पर दी है? आपके प्रश्नों पर। अभी तक 2023-24 तक जो सीटेट का पेपर हुआ है तो 2011 से 23-24 तक सीटेट के पेपर में गणित पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उस गणित के प्रश्नों को आधार बनाकर हमने गणित की क्या दिया है? परिभाषा दिया है। तो अब देखते हैं दूसरा। यहां पर गणित की प्रकृति के बारे में पूछ रहा है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? हम लोगों ने चर्चा किया, गणित तार्किक तर्क शक्ति से रिलेटेड है इसलिए तार्किक होती है। गणित की जो प्रकृति होती है वो क्रमबद्ध भी होती है। कैसी होती है? क्रमबद्ध। गणित में हमेशा एक ही उत्तर होता है, इसलिए गणित क्या होती है? सटीक होती है, स्पष्ट होती है और यथार्थ से परिपूर्ण होती है। आज आप लोग गणित शिक्षण को पढ़ लेंगे तो आपका गणित शिक्षण से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसकी मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया? गणित की प्रकृति। तो गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक है, क्रमबद्ध है। गणित की जो प्रकृति क्रमबद्ध है तो क्रमबद्ध के कारण ही जब गणित तार्किक हो गई, क्रमबद्ध हो गया और गणित में केवल एक ही उत्तर होता है, इसलिए हमारा जो गणित होता है सटीक होता है, स्पष्ट होता है, यथार्थ होता है।
गणित कुछ लोग कहते हैं बहुत कठिन होती है, लेकिन गणित कभी कठिन नहीं होती, ये बहुत सरल होती है। इसमें केवल आपको ध्यान देना होता है किसका? तर्क शक्ति का। अगर आपने तर्क शक्ति के बारे में जान लिया, चिंतन शक्ति के बारे में जान लिया, अन्वेषण शक्ति के बारे में जान लिया, तो आपका गणित एकदम सरल हो जाएगा, क्योंकि गणित जो है विश्लेषण शक्ति का भी विकास करती है। इसका विश्लेषण शक्ति का। तो ये गणित की प्रकृति है। और गणित सीखने के लिए एक प्रश्न बहुत आता है सीटेट में कि केवल लड़के ही गणित के प्रश्नों को हल कर सकते हैं या गणित में केवल लड़के ही सही होते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है। गणित की प्रकृति जो है जन्मजात योग्यता पर आधारित नहीं होती। गणित की जो प्रकृति है, नेचर है, वो अभ्यास का नेचर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, गणित आपकी उतनी ही सरल लगेगी, उतनी ही गणित में आप क्या होंगे? स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। तो प्रकृति गणित की समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं, हेडिंग है आपका गणित की भाषा। गणित की भाषा क्या है? गणित की जो भाषा है, गणित की भाषा होती है संख्याओं और चिन्हों के माध्यम से चलने वाले। किस पर? संख्या के माध्यम से और चिन्हों के माध्यम से चलती है किसकी? गणित की भाषा। गणित की जो भाषा है वो संख्या के माध्यम से चलेगी और चिन्हों के माध्यम से चलेगी। तो ये दोनों कोड आप लोग गणित की भाषा में याद रखिएगा। इसके कुछ अंग भी होते हैं और इसके जो अंग हैं हम लोग देखेंगे। गणित की भाषा के जो अंग हैं, उन अंगों में सबसे पहला होता है पद। पद के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय के बाद आता है सूत्र। सूत्र के बाद आता है सिद्धांत और सिद्धांत के बाद आता है आपका चिन्ह। तो गणित के इन अंगों को हम लोग याद रखेंगे। अगला, अब देखिए गणित में एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न। बंद अंत वाले प्रश्न का मतलब होता है कि जिसका केवल एक ही उत्तर हो। जिसका केवल एक ही उत्तर हो। इसका मतलब कि उत्तर एक होता है। क्योंकि ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं किस पर आधारित होते हैं? आपके फैक्ट पर आधारित प्रश्न होते हैं और इन प्रश्नों में याद करने की या रटने की प्रवृत्ति होती है। याद करने की या तो रटने की। ठीक है? तो अभिसारी बंद वाले में हमको ध्यान देना होगा कि केवल केवल एक ही उत्तर हो, अर्थात वो प्रश्न जिसको हल करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक उत्तर का माध्यम हो, वो कहलाता है क्या? अभिसारी या बंद अंत वाले प्रश्न। अब जब अभिसारी आ गया तो निश्चित है अपसारी भी होगा। अपसारी का मतलब जस्ट अभिसारी का उल्टा। अभिसारी का उल्टा का मतलब कि उसमें बंद अंत था तो इसमें मुक्त अंत वाले प्रश्न होंगे। अब देखिए, अभिसारी में केवल एक उत्तर हो तो अपसारी में क्या होगा? एक से अधिक उत्तर होना चाहिए। एक से अधिक उत्तर का मतलब समझ रहे हैं? एक से अधिक उत्तर का मतलब समझ रहे हैं? माध्यम होना चाहिए एक से अधिक। माध्यम कि मतलब जैसे ये आपका एक प्रश्न है तो इस प्रश्न का माध्यम क्या है? हम कई ढंग से उत्तर दे सकें। अभी मैं आपको मतलब ये सब माध्यम है इस ए को बताने के लिए। ये आपका होता है अपसारी। अपसारी प्रश्न जो होते हैं पूर्णतया तर्क पर आधारित होते हैं। किस पर? तर्क पर आधारित होते हैं। इनसे जो है तार्किक, अब तर्क पर आधारित है तो तार्किक क्षमता का क्या होगा? विकास होगा। तार्किक क्षमता का विकास। उसके बाद आपका अपसारी भी हो गया। अब दोनों को हम थोड़ा तुलना कर लें, अभिसारी और अपसारी। मैंने आपसे कहा, दोनों का उदाहरण साथ ही ले रहे हैं।
एक एग्जाम्पल 1 और एक एग्जाम्पल 2। मैंने आपसे कहा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए या ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 18 हो। दो संख्याएं जिनका योग कितना हो? 18। और प्रथम 5 भाज्य संख्या के बारे में बताइए। प्रथम भाज्य संख्या कितनी? 5। अब बताइए, ये 18 है तो 10 8 18 भी हो सकता है, 11 7 18 भी हो सकता है, 9 9 18 भी हो सकता है, 8 और मतलब 7 11 तो हो गया, 6 12 18 हो सकता है। मतलब इसके देखिए किस ढंग से आ रहे हैं, हर एक ढंग में 18 हो सकता है। 17 1 18 हो सकता है, 16 2 18 हो सकता है, 15 3 18 हो सकता है। तो देख रहे हैं ना, 18 बताने के कितने उत्तर हैं, कितने माध्यम हैं, आप कितने माध्यम से 18 बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी या मुक्त अंत वाले प्रश्न। कि उत्तर एक से अधिक माध्यम से बताए जा सकें, वो प्रश्न जिसके उत्तर एक से अधिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? तर्क होता है, और तर्क पे होने के कारण तार्किक क्षमता का इसमें विकास होता है। लेकिन हमने कहा प्रथम 5 भाज्य संख्या बताइए, तो इसमें 2 4 6 8 10, इसके अलावा कोई और हो सकती है क्या? प्रथम 5 भाज्य संख्या, इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? तो ये आपका है फैक्ट कि प्रथम 5 भाज्य संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 ही होंगी, क्योंकि प्रथम 5 भाज्य संख्या यही हैं। इसमें और ढंग से हम इसको नहीं बता सकते, इसलिए ये आपका हुआ क्या? अभिसारी। अपसारी और अभिसारी में समझ में आ गया कि इसको बताने के लिए जहां हम केवल एक फैक्ट की बात करेंगे, केवल एक ही ढंग से उत्तर दे सकेंगे, वो आपका अभिसारी। और जिसका उत्तर देने के लिए हमारे पास कई माध्यम होंगे, किसी भी माध्यम से उत्तर दे सकेंगे, वो आपका हो जाता है क्या? अपसारी। तो अपसारी अपसारी आप लोग समझ गए होंगे। अब गणित की कुछ शब्दावलियां हैं, उन शब्दावली के बारे में जान लें। गणित की शब्दावली में जैसे तुलनात्मक जोड़ आता है, तुलनात्मक जोड़, इसी को हम लोग कहते हैं तुलनात्मक योग। अब जोड़ का मतलब ही होता है क्या? सबको जोड़ देना। मतलब जैसे दो हैं पी और क्यू, तो एक के पास, पी के पास क्यू के अपेक्षा ज्यादा पेन होना, ज्यादा वस्तु होना। जैसे पी के पास 5 पेन अधिक है, किससे? क्यू से। तो अब आपका क्या हुआ? ये अधिक से रिलेटेड है। जैसे हम कहें कि प्रवीण के पास आपका सोहन से 10 पेन अधिक है, सोहन से 10 पेन अधिक है। तो ये अधिक से रिलेटेड होते हैं। इसी प्रकार आता है आपका तुलनात्मक घटाव। इसमें क्या होगा? तुलनात्मक घटाव में कमी से रिलेटेड होंगे। कमी से रिलेटेड का मतलब 10 पेन कम है। फिर आता है समुच्चयन। अब समुच्चयन में क्या है कि पूरा जोड़ना जितना है। जैसे प्रवीण के पास 10 पेन थे, सोहन के पास 5 पेन थे, तो टोटल टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 5 15, तो ये 15 आपका हो जाएगा समुच्चयन। गणित का सबसे मेन पॉइंट है संवर्धन। क्या है? संवर्धन। और संवर्धन का मतलब होता है कि अत्यधिक वृद्धि, जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम लोग कहते हैं संवर्धन। अर्थ में वृद्धि। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अर्थ में। जैसे कि सोहन के पास 15 पेन थी, एक पेन का 5 रुपए बढ़ गया, तो अब सोहन की कितनी कमाई हुई? या मैं कहूं कि सोहन ने एक मोबाइल लिया जिसकी कीमत पहले 10,000 थी, अब 15,000 हो गई, तो कितना बढ़ा?
तो जो वृद्धि हुई कितने की, 5,000 की जो वृद्धि हुई, वही आपका हुआ क्या, संवर्धन। तो नया मूल्य कितना होगा उसकी जानकारी कौन देता है, संवर्धन। टोटल जोड़ने की जानकारी कौन देता है, समुच्चयन। जोड़ ए अधिक मतलब एक कम और एक अधिक की तुलना में। तो ये आपकी शब्दावली से रिलेटेड थे कुछ, इनको समझ जाइएगा। अगला है गणित में भय के कारण। अब यहाँ देखिए भय के कारण क्या होते हैं। देखिए गणित में क्या है, थोड़ा चिन्हात्मक भाषा है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा गणित आपको डर बताती है। सिंबल का मतलब प्रतीकात्मक भाषा, इसलिए गणित में आपको थोड़ा ये लगता है कि डर हो रहा है। गणित में डर का और कारण क्या है, जो आकलन की विधियां हैं वो थोड़ा तर्क से भरी रहती हैं, इसलिए आप थोड़ा भय महसूस करते हैं, जो कि गलत है। सब बहुत ही सरल है। सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है, और सामाजिक वातावरण किसी कोई गणित के ही नहीं, हर एक विषय को प्रभावित करता है, तो सामाजिक वातावरण भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर संचय की प्रकृति है, तो ये भी क्या करता है, गणित को प्रभावित करता है। तो ये आपके गणित के भय के कुछ कारण थे। इन कारण चूंकि सवाल में ऐसे पूछे जाते हैं कि क्यों भय हो रहा है, तो चूंकि प्रतीकात्मक भाषा है, आकलन की विधियां थोड़ा क्लिष्ट समझ में आती हैं तर्क से भरी होने के कारण, सामाजिक वातावरण भी प्रभावित कर देता है, और संचय प्रकृति भी गणित भय के कारण है। ये सब आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में, ये बस यही आपके प्रश्न के ऑप्शन के रूप में आए हैं। प्रतीकात्मक भाषा, आकलन विधियां, सामाजिक वातावरण, संचय प्रकृति, ये आपके ऑप्शन के रूप में आए हुए हैं, और इनमें से आपको चुनना होता है। अब हम लोग देखें थोड़ा गणित का उद्देश्य। गणित शिक्षण को पढ़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, तो इसको हम लोग दो ढंग से पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी की दृष्टि से, और एक पढ़ेंगे अपर प्राइमरी की दृष्टि से। ठीक है, देखिए इसको पढ़ने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम प्राइमरी में देखें क्या था, तो हमें कुल मिला के ये जानना हमारा गणित में था कि हमें कुल मिला के बच्चे को संख्या का ज्ञान होना जरूरी है। बच्चे को क्या, संख्या का ज्ञान मतलब संख्या कौशल। संख्या का ज्ञान का मतलब क्या होगा, संख्या कौशल के बारे में बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। प्राइमरी लेवल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, कि बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग, अर्थात जो गणितीय संक्रिया है, गणितीय संक्रिया, इससे रिलेटेड प्रश्न आने चाहिए। आपकी गणितीय संक्रिया में कौन कौन से हैं, जोड़ है, घटाना है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये आपको आने चाहिए। फिर आपका अगर देखें प्राइमरी लेवल पे गणित पढ़ाने का मेन उद्देश्य, थोड़ा बहुत माप तौल की वस्तुओं के बारे में जाने। उसके बाद सबसे बड़ा जो प्राइमरी में शिक्षण का उद्देश्य था, वो था बच्चा धीरे धीरे मूर्त रूप को अमूर्त रूप में सोचे। ये विचार पैदा करना था, बच्चे को मूर्त से अमूर्त धारणा के विकास का जो है, हम लोगों को सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि धीरे धीरे बच्चा कोई अमूर्त चीज है उससे जोड़कर अमूर्त चीज है उससे अमूर्त के बारे में सोचे, ये हमारा था। और लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा जो है दैनिक जीवन में अपने गणित का प्रयोग करे, क्योंकि हर एक जगह आजकल गणित ही है, और उसमें अगर बच्चा गणित नहीं जान रहा है, तो कोई 10 की जगह 20 दे दे रहा है, तो दैनिक जीवन में प्रयोग भी इसके जिम्मेदार है। ये आपका प्राइमरी लेवल पे था। लेकिन जो अपर प्राइमरी पे था, अपर प्राइमरी में जस्ट उल्टा था। जस्ट उल्टा का मतलब कि ये सब तो आप प्राइमरी में ही सीख जाएंगे। यहाँ मूर्त से अमूर्त का विकास नहीं होगा, यहाँ अमूर्त से हम लोग अमूर्त के बारे में सोचेंगे, और अमूर्त से मूर्त की ओर धारणा का विकास करेंगे। ये था हमारा उच्च प्राथमिक स्तर पे।
यहाँ देखिए किसी भी प्रकार के विश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है। अब जब बच्चा थोड़ा उच्च स्तर पे पहुँच गया है, तो वो विश्लेषण करना सीख जाए। छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटना सीखे। बच्चा जो है विश्लेषण के बाद समस्या का समाधान करना सीखे। ये गणित का मुख्य उद्देश्य था, समस्या का समाधान करना भी सीखे। बच्चा जो है समस्या समाधान के साथ-साथ परिकलन को भी करना सीख जाए। परिकलन कौशल का विकास भी ज़रूरी था। तो ये कुछ उद्देश्य थे किसके? गणित शिक्षण के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। अब देखिए सवाल कहाँ हम लोग गलती कर देते हैं। सवाल गलती ये होता है कि आप पेपर दे रहे हैं अपर प्राइमरी का, अब पूछ रहा है गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। अब पेपर आपका पेपर 2 हो रहा है अपर प्राइमरी के लिए। अब आप मार के चले आते हैं ऑप्शन में मूर्त से अमूर्त का विकास। ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए है मूर्त से अमूर्त का विकास। अपर प्राइमरी लेवल के लिए है अमूर्त से मूर्त का विकास। देखिए प्राइमरी लेवल में कहीं भी विश्लेषण संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई है, जबकि अपर में विश्लेषण होना चाहिए, समस्या समाधान करना होना चाहिए, परिकलन करना ज़रूरी है। प्राइमरी में बहुत छोटा है, संख्या कौशल के बारे में जानना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में जानना, छोटे माप-तौल की चीज़ों के बारे में जानना और उन सब का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके, यही शिक्षण का उद्देश्य था। लेकिन अपर प्राइमरी में जस्ट अपोजिट हो गया, यहाँ मूर्त अमूर्त था तो यहाँ अमूर्त से मूर्त। विश्लेषण के बारे में जानना, समस्या समाधान बालक कर सके और सबको परिकलन कर सके, परिकलन कौशल का विकास कर सके, ये आपका था किसमें? अपर प्राइमरी लेवल। अगला देखते हैं, कुछ प्रमुख कथन हैं गणित के, उनको हम लोग जानते हैं कि किसके अनुसार कौन से कथन हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे हरलाक। हरलाक ने क्या कहा? हरलाक ने कहा कि गणित जो है बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करती है। गणित बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत का विकास करती है। ये आप हरलाक महोदय के द्वारा कहे गए हैं और ये प्रश्न पूछा भी गया है सीटेट में। रोजर बेकन ने क्या कहा है? रोजर बेकन ने कहा है, गणित विज्ञानों का सिंह द्वार है, कुंजी है। गणित विज्ञान का, या हम इस ढंग से कहें सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है। सिंह द्वार या कुंजी है, ये रोजर बेकन ने कहा। उसके बाद आपके आते हैं गैलीलियो महोदय, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। और गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि आपका जो गणित है गैलीलियो के अनुसार जो गणित है वो गणित क्या थी कि परमेश्वर, पूर्ण जगत, पूरा ब्रह्मांड जिसने लिख दिया है वह परमेश्वर है। अर्थात गैलीलियो ने कहा कि गणित वह भाषा है जिसने पूरा ब्रह्मांड लिख दिया है। सोचिए कितना बड़ा वैज्ञानिक और कितनी बड़ी बात बोलता है कि गणित वह भाषा है जिसने पूरा ब्रह्मांड लिख दिया है। आप जब कुछ भी चिंतन करेंगे, सोचेंगे, चाहे जो भी विषय का हो, तो उसमें आपको गणित जरूर नजर आएगा। ये सत्य बात है, ये मेरा भी अनुभव किया हुआ है कि आप किसी भी विचार को सोचेंगे, चिंतन करेंगे, चाहे आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल, नागरिक शास्त्र, हिंदी, संस्कृत, कुछ भी पढ़ रहे हो,
लेकिन जब आप उसको चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उस विषय की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा क्या? गणित। जैसे इतिहास की बात करें और इतिहास में आप लोग पता है आपको कि आप सबसे पहले प्राचीन पढ़ते हैं, फिर मध्य पढ़ते हैं और फिर आधुनिक पढ़ते हैं। और आप अगर एक बात ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आधुनिक पढ़ लीजिए, आधुनिक के बाद फिर मध्य पढ़िए, फिर प्राचीन पढ़िए, या आधुनिक पढ़ लीजिए, आधुनिक के बाद प्राचीन पढ़ लीजिए। इतिहास पढ़ तो सकते हैं, कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि आपने क्रमबद्धता का पालन ही नहीं किया। और जहाँ क्रमबद्धता का पालन नहीं, वहाँ विज्ञान नहीं, वहाँ गणित नहीं। और जब आपने इन दोनों का पालन नहीं किया तो आपको इतिहास समझ में आएगा ही नहीं। इसीलिए होता है कि जो चीज़ पढ़ें, शुरू करें, शुरुआत से करें और अंत तक जाइए। यही क्रमबद्धता है और यही विज्ञान है और यही विज्ञान आपका गणित भी है। तो हर एक विषय में आपको गणित नज़र आएगी अगर आप गणित के विषय से गहराई से सोचेंगे। कोई भी विषय हो, किसी भी विषय के बारे में जानना चाह रहे हैं, उस पे गहन अध्ययन करिए, गहराई से सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए, तो आपको गणित नज़र आएगी। समझ में आया? तो ये कुछ वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार हमने आपको परिभाषा बताई। अगला आपका जो है एनसीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनसीएफ का मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और ये 2005 क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जाने। जो एनसीएफ है, एनसीएफ आपका आया था 1975 में भी, एनसीएफ आपका आया था 1988 में भी, फिर 2000 में बना। उसके बाद इस समय 2005 और 2022 ये एनसीएफ के आने के प्रमुख सन हैं। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है, इस एनसीएफ 2005 के बारे में हम लोग जाने तो इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति कमेटी का निर्माण होता है और इसमें जो सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या वो आपके 35 थे। कितने? 35। और इस 35 सदस्यों में 10 सदस्य आपके एनसीईआरटी से थे। और ये जो एनसीईआरटी है, ये पाठ्य पुस्तक तैयार करती है बच्चों के लिए। अब हम लोग थोड़ा एनसीएफ का तो ये बैकग्राउंड देख लिया। अब एनसीएफ में जो महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है उसके बारे में जाने। ठीक है, तो यहाँ एनसीएफ का जो प्रमुख बिंदु है इसको हम लोग एक अलग पेज पे देखते हैं। एनसीएफ में कौन कौन सी बातें कही गई थी, इसीलिए कहा जाता है कि एनसीएफ 2005 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको आप लोग जरूर पढ़िए, उसकी जरूर प्रैक्टिस करिए। देखिए जो एनसीएफ है ना, एनसीएफ 2005 ये आपके रटने की क्षमता से मुक्ति दिलाता है। मतलब जो रटने की प्रणाली है इससे मुक्त हुआ जाए। समझ में आया? सबसे बड़ी बात एनसीएफ में यही था। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो अधिगम के सिद्धांत के आधार पर दी जाए। इसके अधिगम के सिद्धांत के आधार पर। और उसने अधिगम के कुछ सिद्धांत बताए थे, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो शिक्षा है वो पूर्णतया पाठ्य पुस्तक तक सीमित न हो, पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये जो है बच्चों को सक्रिय किया जाए, उनके क्रियाकलापों को जो है जाना जाए, सीमित न हो। तो फिर क्या हो? तो बच्चों के क्रियाकलाप मतलब बच्चे खुद प्रयोग करके सीखें, स्वयं करके सीखें, इस पर भी जोर दिया जाए। तो बच्चों के क्रियाकलाप का भी जिक्र हुआ है, बच्चों के क्रियाकलाप का
क्रियाकलाप पर जोर दिया जाए। ये एनसीएफ 2005 की मुख्य बातें हैं। जो सूचना है उसको ज्ञान न माना जाए, और इसमें भी दो कंडीशन थे कि जो बच्चे छोटे हैं, प्राइमरी लेवल पे हैं, उनमें क्या है, अनुमान लगाएं। चौपड़ मतलब खेल विधि सबसे अच्छी विधि मानी गई। खेल खेल में बच्चों को सिखाएं, खेल खेल में बच्चों को सिखाएं। कहने का आशय यह है कि बच्चे को सक्रिय किए रहें। बच्चे में गणतीकरण क्षमता का विकास करना था। गणतीकरण क्षमता का विकास करना था। उसके बाद एनसीएफ में जो कुछ विधियां थी, उन विधियों के बारे में है। लेकिन एनसीएफ की जो महत्वपूर्ण बातें थी, यही थी 2005 की। और ये सब देखिए आपके परीक्षा में एज ऑप्शन आया हुआ है कि रटने की प्रणाली से मुक्त किया जाए, अधिगम सिद्धांत का पालन किया जाए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक से सीमित न रखा जाए, बच्चों के क्रियाकलापों पर जोर दिया जाए। बच्चों को खेल खेल में सिखाएं जिससे बच्चे रुचि ले सकें, अभिप्रेरित हो सकें, स्वयं करके सीखें। ये सब एनसीएफ 2005 के कुछ प्रमुख बिंदु थे। अगला हम लोग समझें शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में पहली जो विधि है आपकी आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है? इस आगमन विधि में आपको उदाहरण से संबंधित, उदाहरण से नियम की ओर ले चलते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। पहले इसमें क्या बताएंगे? उदाहरण, फिर उस पे आधारित नियम। ये होता है आगमन। निगमन जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। इसमें पहले हम नियम बताएंगे, नियम के बाद फिर उदाहरण बताएंगे। व्याख्यान विधि ये उच्च स्तर पर होता है और ये शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षा ये प्राइमरी लेवल पे होती नहीं, उच्च स्तर के बच्चों के द्वारा इसको हम लोग करते हैं, तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है। विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण का मतलब होता है समस्याओं को तोड़ना, समस्या को तोड़ना। इसमें छोटे छोटे समस्या को तोड़ लेंगे, फिर उसको हल करेंगे। ज्यादातर ये रेखा गणित के सवालों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग होता है। तो चाहे उदाहरण में हम लोग लिख लें रेखा गणित। उसके बाद संश्लेषण का मतलब क्या होता है? संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सबको इकट्ठा करना। मतलब जो भी समस्याएं रहेंगी सबको इकट्ठा कर लेंगे और फिर जो है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे होते हैं सवाल का जो फाइनल हल होता है, मतलब आंसर, वो आपका आता है संश्लेषण में। प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं हम लोग? इसमें वास्तविक ज्ञान, ये वास्तविक जीवन पर आधारित होती है, जीवन पर आधारित होती है, और इसमें सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हैं। सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान। उसके बाद अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? खोज विधि। इसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है, स्वयं करके सीखता है। और ये विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करती है। कौन सा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है। समस्या समाधान विधि, समस्याओं का निपटारा, समस्याओं का निपटारा या समस्या को हल करना। ये आप लोग कोड याद रखिएगा। इन कोडों से आप समझ जाएंगे। जैसे आगमन विधि के लिए हमने क्या कहा? उदाहरण से नियम। आगमन विधि जहां भी आएगा उसमें पहले हम लोग उदाहरण को बताएंगे, उदाहरण के बाद जब नियम को बताएंगे वही विधि आगमन कहलाती है। निगमन जस्ट आगमन का उल्टा हो जाती है, नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में।
व्याख्यान विधि पे हम लोग जैसे कि मॉडल पेपर में आए हुए अनेक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। व्याख्यान में हमेशा उच्च स्तर के बच्चों के लिए होती है। ये शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक बोलता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। विश्लेषण में क्या है कि छोटे-छोटे समस्या में तोड़ लेंगे, उसके बाद हल करेंगे। ये रेखागणित ज्योमेट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। संश्लेषण एक तरीके से जो फाइनल आंसर होता है, फाइनल उत्तर होता है, वो होता है संश्लेषण, क्योंकि संश्लेषण में सबको जोड़ लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। प्रयोगशाला विधि क्या है? ये वास्तविक जीवन पर आधारित होती है और इसमें सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान होते हैं। अनुसंधान स्वयं करके सीखता है बच्चा। ये अनुसंधान विधि जो है बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करती है। समस्या समाधान विधि, समस्या को हल करना समस्या समाधान विधि हो गया। अगला देखिए, यहाँ पर परीक्षण से संबंधित प्रश्न आया और पहला है निदानात्मक परीक्षण। हम लोगों को पहले पता होना चाहिए निदानात्मक परीक्षण में निदाना जो निदान है, इस निदान का अर्थ क्या है? निदान का मतलब होता है कमियों को पकड़ना या समस्याओं को जानना। तो इसका क्या होता है? कमियों को पकड़ना या पता लगाना। ठीक है? ये निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा पहले समस्या का पता लगाता है या टीचर जो है समस्या का ग्रस्त बालकों का पता लगाता है। कौन? शिक्षक। शिक्षक क्या करेगा? जो बच्चा समस्या से ग्रसित है, समस्याग्रस्त बालक, ग्रस्त बालक, टीचर क्या है, इस बालक का पता लगाएगा और जब बालक का पता लग जाएगा, बालक के कमियों का पता लगाना सबसे बड़ा निदानात्मक का उद्देश्य है। जब ये निदानात्मक परीक्षण हो जाता है, तो निदानात्मक परीक्षण के बाद ऐसी कमी बालक दोबारा न करे, बालक की समस्याओं को दूर करना होता है, इसलिए तुरंत हम लोग क्या करते हैं, उपचारात्मक परीक्षण कर देते हैं, उपचारात्मक शिक्षण शुरू कर देते हैं। और इसमें शिक्षक जो है क्या करता है, बालक में जो भी हो रही थी कमी, उस कमी को दूर कर देता है। जो समस्याग्रस्त बालक था, समस्याग्रस्त बालक, इसकी जो भी कमी थी उसको तो उसने निदान में पकड़ लिया था। अब उपचार कर रहा है। उपचार का मतलब इलाज, इलाज कर रहा है। उस इलाज का मतलब उसे दूर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें शिक्षक और बालक दोनों की क्या होती है, प्रतिपुष्टि होती है। मतलब दोनों एक्टिव होते हैं। पहला शिक्षक और बालक, शिक्षक बालक दोनों की प्रतिपुष्टि, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। चूंकि इसमें बच्चे के जो समस्या है उसको दूर किया जाता है और उस दूर करने में किसी अंक का निर्धारण नहीं है, ये कोई मूल्यांकन नहीं है कि इसमें कोई अंक दिया जाएगा, इसलिए इसे औपचारिक मूल्यांकन न कह के क्या हम लोग कहते हैं, अनौपचारिक मूल्यांकन। क्योंकि इसमें क्या है, अंक निर्धारण नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनौपचारिक मूल्यांकन। ऐसे पॉइंट पॉइंट रटे रहिएगा। तीसरा हम लोग क्या कहें कि अधिक से अधिक अधिगम के द्वारा बालक सीखे, इसलिए यहाँ अधिगम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अधिगम के जो सिद्धांत हैं, अधिगम के जो विधियां हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो अधिक से अधिक अधिगम का प्रयोग। इसे हम लोग आंतरिक मूल्यांकन भी कहते हैं। चूंकि बच्चे के अंदर जो कमी है उसको क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इसलिए इसे आंतरिक मूल्यांकन भी हम लोग कहते हैं। और इसमें निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों शिक्षण होता है, दोनों होता है। पहले समस्या को पकड़ना होता है,
जब हम समस्या पकड़ लेंगे, समस्या को जान जाएँगे, फिर उस समस्या को दूर करने के लिए उपचार करेंगे। तो ये आपका उपचारात्मक शिक्षण का कुछ पॉइंट था, इसको देख लीजिएगा। अगला आपका है औपचारात्मक मूल्यांकन। औपचारात्मक मूल्यांकन, इसी को हम लोग योगात्मक मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इसकी क्या विशेषता है? ये लास्ट सत्र के अंत में होता है। सत्र के अंत में सत्र के अंत में होता है और यह जो है मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा जो बच्चा पढ़ा हुआ है साल भर, उसको देखने का प्रयास होता है कि बच्चों में जो ज्ञान की सीमा है वो किस गहराई तक ग्रहण किया हुआ है। बच्चा जो है ज्ञान की सीमा को किस गहराई तक ग्रहण किया हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, औपचारात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं या संकल्पनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। अगला आपका अभिव्यक्ति। देखिए, बालकों में जब औपचारात्मक मूल्यांकन हम लोग कर लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप कुछ होता है जिसे हम लोग जैसे अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति को कभी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रूफ करने की, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पड़ती। इसका मतलब ही हुआ कि अभिव्यक्ति हमेशा क्या होती है? सत्य होती। यह सत्य होती है ना, इसीलिए इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। अनुमान क्या है? अनुमान को प्रूफ करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें सत्य मानने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। सत्य को मानने के लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है। होती है। प्रमेय क्या है? प्रमेय को तो सिद्ध किया जाता है और आप लोग कक्षा 10-12 में बहुत सिद्ध भी किए होते हैं। तो जिसे सिद्ध किया जा सकता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रमेय किया जाता है। तो ये कुछ अभिव्यक्ति, अनुमान और प्रमेय में अंतर दिखा। अभिव्यक्ति जो होगा उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रूफ को सत्य मानने के लिए सिद्ध करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और प्रमेय को प्रूफ किया जा सकता है, किया जाता ही है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आपका प्रमेय। अब आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण वैन हिले ज्यामिति चिंतन। वैन हिले के ज्यामिति चिंतन में टोटल स्तर की संख्या कितनी बताई थी हिले महोदय? इसको हमने एक वीडियो में, पूरा वैन हिले से रिलेटेड वीडियो है, उस इनके सिद्धांत के बारे में और प्रश्नों का अभ्यास कराया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। वैन हिले स्तर कितने हैं? 5। एक आपका है स्तर 0 से शुरू होता है, फिर स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4, यही 5 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 स्तर किसने बताए हैं? वैन हिले। स्तर 0 में क्या बताए हैं? स्तर 0 में बताए हैं कि बच्चा जो कुछ देखता है, दृश्यीकरण, या इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण, दृश्यीकरण, और इसे क्या कहते हैं? चाक्षुषीकरण। इसमें क्या होता है? बालक जो होता है ज्यामितीय आकृतियों को, उनके आकार को देखकर उनका वर्गीकृत करता है। मतलब इसमें देखने की बात है। बच्चा आकृतियों को, आकार को देखेगा, फिर उसके बारे में वर्गीकृत करेगा। जैसे हमने कहा कि ये क्या है? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। अब बच्चा ने देख लिया समोसा, तो बच्चे ने समोसा देखा तो बच्चे ने क्या कहा? समोसे को त्रिभुज भी कहते हैं, मतलब समोसा त्रिभुज जैसा है। तो ये होता है, हर एक चीज को रिलेट करता है।
आकृति को देखता है और उसे गणित के साथ जोड़ता जाता है स्तर 0 में। स्तर 1 को हम लोग क्या कहते हैं? विश्लेषण। और विश्लेषण को अभी हमने बताया कि इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि एक वर्ग की 4 भुजा होती हैं और चारों क्या होती हैं, समान होती हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये सारी जानकारी वर्ग के बारे में एक जगह इकट्ठा कर लेना आपका क्या होगा? पहले इसके बारे में जोड़ें, तोड़ दें कि चारों भुजाएं समान, उसके बाद प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और वर्ग के आमने सामने जो चारों 4 भुजा होते हैं, ये तीनों हमने क्या कर लिया? विश्लेषण। और फिर इनको जब जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है? संश्लेषण। ठीक। स्तर 2 निर्भर है किस पर? औपचारिक निगमन पर। औपचारिक निगमन। स्तर 3 निर्भर है किस पर? स्तर 3 है आपका औपचारिक, ये अनौपचारिक हो जाएगा स्तर 2। स्तर 2 अनौपचारिक। स्तर 2 आपका अनौपचारिक। स्तर 2, 3 औपचारिक निगमन। और स्तर 4 किस पर है? स्तर 4 है दृढ़ता पर। ठीक। अब जो अनौपचारिक है, अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक पर बालक जो है, मतलब कोई वर्ग और आयत, जैसे हम आपको बताएं एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप ये जो है वैन हिले स्तर को आप हमारे वीडियो को देखकर पूरा विस्तार से जान लीजिएगा। और यहाँ पर ये 5 स्तर और उनसे रिलेटेड हमने इतना आपको जानकारी दी है। जो पामेला लिएबेक हैं, इनका जो सिद्धांत था वो आपके प्राइमरी स्तर पर बच्चा गणित कैसे सीखे, उस पर इन्होंने ELPS का सिद्धांत दिया। ये जो ई है, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस। बच्चे को क्या किया जाए? ठोस वस्तुओं का अनुभव कराया जाए। सबसे पहले बच्चे ठोस वस्तुओं का अनुभव करें। अनुभव। उस अनुभव को एल का मतलब भाषा के साथ जोड़ा जाए। एल का मतलब लैंग्वेज। भाषा के साथ जोड़ा जाए। जब बच्चे को उस अनुभव को भाषा में बोलना सीख जाए, बच्चा सीख जाए भाषा में बोलना, फिर उसे प्रतीक रूप में, पी का मतलब पिक्चर, सॉरी चित्र के रूप में, चित्र के रूप में दिखाया जाए। और जब चित्र हो जाए तब आपका प्रतीक आता है सिंबल। इन ये लास्ट में प्रतीक के माध्यम से सूत्र या लिखना सिखाया जाए। तो ये पामेला लिएबेक का ELPS सिद्धांत था। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के लिए उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ई का मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव ठोस वस्तुओं के साथ, फिर भाषा लैंग्वेज, फिर पिक्चर, और लास्ट में सिंबल्स। अगला जाजपोल्या का सिद्धांत। इन्होंने चरण दिए, 4 चरण दिए। किससे? समस्या समाधान के 4 चरण दिए हैं। समस्या समाधान के 4 चरण। पहला चरण इनका कहता है कि बच्चों को समस्या को समझना पड़ेगा। बच्चों में समस्या समझना पड़ेगा। जब समस्या समझ जाएंगे तो फिर योजना तैयार किया जाए। योजना तैयार किया जाए। जब योजना तैयार हो गई तो योजना का क्या करें? क्रियान्वित करें।
क्रियान्वित का मतलब योजना लागू करें। और जब योजना लागू हो जाए तो चौथा और लास्ट है पुनः जांच करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। ये इनके 4 चरण हैं जॉर्ज पोल्याक के सिद्धांत के। ठीक। नेक्स्ट, न्यूमैन का त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत। इनके जो 5 सिद्धांत थे उसमें पहला है आपका समस्या को पढ़ना। समस्या को पढ़ना। दूसरा है आपका समस्या को समझना। को समझना। फिर आपका है गणितीय चिन्हों का रूपांतरण। चिन्हों का रूपांतरण। चौथा आपका है प्रक्रिया चरण। लास्ट आपका है उत्तर प्रतिपादन करना। ये न्यूमैन के त्रुटि विश्लेषण के 5 सिद्धांत हैं। पहला समस्या को पढ़ना, समस्या को समझना, गणितीय चिन्हों का रूपांतरण, प्रक्रिया चरण और उत्तर प्रतिपादन करना। नेक्स्ट है भौतिक राशियों के मापन के संरक्षण में जीन पियाजे का क्रम क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग जाने। पियाजे ने 4 जो है क्रम बताए। इनके क्रम के अनुसार पहला था क्या, संख्या। उसके बाद संख्या के बाद लंबाई, लंबाई के बाद वजन और लास्ट था आयतन। कि मतलब भौतिक राशियों के मापन के संरक्षण में जीन पियाजे का जो क्रम था, सबसे पहले संख्या था, फिर लंबाई, वजन और आयतन। नेक्स्ट, जॉन डाल्टन डेंस का सिद्धांत। और जॉन डाल्टन डेंस ने जो सिद्धांत दिया है उसमें उसके चरण दिए हैं। पहला चरण उनका है, सिर्फ चरण चरण के बातें बताते हैं, फिर उनके सिद्धांत और नियम के बारे में जो होगा उसको भी थोड़ा करेंगे। पहला इनका चरण है स्वतंत्र अवलोकन। अवलोकन। दूसरा है नियमबद्ध अवस्था। नियमबाध्य अवस्था। फिर आपका है तुलनात्मक अवस्था। चौथा आपका है प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन। प्रदर्शन ही लिख देते हैं। पांचवा सांकेतिक अवस्था। और लास्ट था इनका सिद्धांत की अवधारणा। अब देखते हैं डेंस के सिद्धांत के नियम। डेंस के सिद्धांत के 4 नियम भी हैं। पहला नियम इनका है गतिशील सिद्धांत। गतिशील सिद्धांत। दूसरा आपका है बोधक ज्ञान। बोधक या बोधात्मक ज्ञान कहते हैं। तीसरा है गणितीय परिवर्तता का नियम या सिद्धांत। गणितीय परिवर्तिता का सिद्धांत या नियम। चौथा है रचनात्मक सिद्धांत। तो ये 4 इनके नियम या हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला आता है गणितीय संक्रियाओं के नियम। देखिए पहला है संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है इसको हम लोग जाने। देखिए जो संवरक नियम है सबसे पहले इसके बारे में जान लें।
कि ये घटाना और भाग पर लागू नहीं होता। भाग ये दोनों पर लागू नहीं होता। तो लागू किस पर होता है? लागू होता है आपका जोड़ और गुणा पर। इन दोनों पर लागू होता है। समझ में आ गया? बस इसमें इतना ये ध्यान देना है कि घटाना और भाग में लागू नहीं करना है, जोड़ और गुणा में लागू होता है। और ये जो जोड़ में लागू होता है कि मतलब दो धन पूर्णांकों का योग। अब देखिए, जैसे हम उदाहरण के समझा दें, जैसे धन पूर्णांक। तो अब देखिए, जो दो धन पूर्णांकों का योग क्या होगा? एक धन पूर्णांक संख्या होगी। इसी प्रकार ये कहें कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल एक जो है धन पूर्णांक संख्या होगी। तो मायने क्या रखता है कि धन पूर्णांकों का योग भी जो है धन पूर्णांक होगा और धन पूर्णांकों का गुणन भी धन पूर्णांक होगा। तो ये आपका क्या है? संवरक नियम। अगला क्या है? संवरक नियम के बाद क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जो होता है, इसमें क्रम के अदला बदली का कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे अब देखिए, 4 धन 3 बराबर 7। चाहे हम इस ढंग से कहें, चाहे 3 धन 4 बराबर 7, दोनों। अब देखिए, दोनों का क्रम बदल दिया। यहाँ 3 यहाँ था, यहाँ शुरू में है, तो क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं बदल पड़ता। क्रम बदलने पर प्रभाव नहीं पड़ता। यही आपका है क्या? क्रम विनिमय नियम। ठीक। अब हम थोड़ा सा और देख लें। जैसे 3 गुणते 4 बराबर क्या होगा? 12। गुणा में 4 गुणते 3 कर दें तो भी क्या हो जाएगा? 12। तो क्या क्रम बदलने पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो ये क्या है? आपका क्रम विनिमय नियम है कि इसमें क्रम के बदल जाने का कोई प्रभाव नहीं होता और ये भी जोड़ और गुणा में ही लागू होता है। अगला, साहचर्य नियम। जो साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम में क्या है कि युग्म बनाकर योगफल करने में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पी क्यू आर, 3 संख्याएं हैं, पी क्यू आर। अब इसको मैं कहूं पी प्लस क्यू प्लस आर का जोड़ा बना दिया, इसका योग वही होगा जो पी प्लस क्यू इसका जोड़ा बना के आर को अलग कर दूं, इसका होगा। तो दोनों का योग सेम होगा। मैं मान लूं कि 3 4 5 संख्या है, साहचर्य नियम के बारे में बता रहा हूं कि इनका विभिन्न युग्म बनाया जाए, विभिन्न जोड़ा बनाया जाए, लेकिन इनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहां से समझे। अब यहाँ देखिए, जैसे 3 प्लस अब मैं 4 5 का पेयर बना रहा हूं, तो योग कितना हुआ? 5 4 9 3 12। अब चाहे मैं 3 4 का पेयर बना के 5 को जोड़ दूं, तब भी योग कितना होगा? 12। चाहे मैं 5 और 3 का पेयर बना के करूं और 4 को कर दूं, तब भी योग कितना होगा? 12। तो आप इनका युग्म बनाइए, तब इनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका है साहचर्य नियम। अगला है वितरण नियम। इसी को हम लोग बंटन नियम भी कहते हैं। ये जो है किस पर? और साहचर्य नियम भी जोड़ और गुणा पर लागू होता है। जैसे हमने संवरक नियम बताया, क्रम विनिमय नियम बताया, तो साहचर्य भी जोड़ और गुणा पे लागू है। अब वितरण नियम के बारे में जानें। वितरण योग पर और गुणन का बंटन नियम होता है, जैसा कि यहाँ पर बंटन लिखा भी है। इसमें देखिए, जैसे ए का गुणा करें बी और सी से, तो उत्तर क्या मिलेगा? ए बी प्लस ए सी मिल गया। एक संख्या मान लें 4 5 6। उदाहरण के रूप में समझाएंगे तो आप लोग जल्दी समझेंगे। 4 5 6। अब देखिए, 4 का गुणा 5 प्लस 6 से करें तो कितना हुआ? 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, यही होगा। तो ठीक, तो यहां से देख रहे हैं कि जो योग है, योग का गुणन, योग का गुणन जो है, योग का गुणन का बंटन नियम लागू हो रहा है। यहाँ देखिए, योग का गुणन का बंटन नियम लागू है। तो पहला आपका क्या होता है? इसमें योग का गुणन का बंटन नियम,
यही होता है जो कि लागू है। लेकिन गुणन पर योग का आवंटन नियम लागू नहीं होता। वितरण नियम में इसको ध्यान दीजिएगा, ये लागू होता है। और गुणन पर जो योग का बंटन नियम है ये लागू नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया a इंटू बी प्लस सी, आप इस ढंग से लिख सकते हैं, अंक के माध्यम से भी समझा दिया। लेकिन अगर इसको मैं कहूं कि a प्लस बी इंटू सी, अब आप इसका गुणा करिए तो हो जाएगा a प्लस बी और प्लस a इंटू, यहाँ इंटू होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा इंटू ए प्लस सी। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस सी, ये लागू नहीं होता और यही चीज कह रहे हैं। ये तो लागू होता है कि योग में है तो हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन गुणा में है तो योग नहीं कर सकते, और यही पॉइंट कह रहा है दूसरा। तो वितरण नियम के बारे में समझ में आया। वितरण नियम, योग के गुणन पर बंटन नियम का प्रयोग हम कर सकते हैं, वितरण नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन गुणन पर योग का वितरण नियम या बंटन नियम लागू नहीं कर सकती। वो इस उदाहरण से, इसको हम लोग जैसे मान लीजिए a प्लस बी इंटू सी है, तो इसको इस ढंग से नहीं लिख सकते कि a प्लस बी कर दें गुणित a प्लस सी कर दें, ये नहीं होता है। और समझ में आ रहा होगा, तो ये आपका नहीं होता, तो ये दोनों समझते रहिएगा। अगला नियम क्या कर रहा है, देखिए निरसन नियम में कुछ नहीं है। निरसन नियम आपका जो है इसमें होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्य को छोड़कर ही नियम लागू होंगे। और निरसन नियम कहता है कि जितना जोड़ो उतना ही काट सकते हो। जैसे a प्लस बी बराबर बी प्लस सी, तो a बराबर क्या हो जाएगा c। अब देखिए हमने क्या जोड़ा, b को जोड़ा है, तो b को जोड़ा है तो b को जोड़ा है तो हम b को ही काट सकते हैं। इसी प्रकार ये तो हो गया योग के परिप्रेक्ष्य में, ये योग के परिप्रेक्ष्य में हो गया। इसी प्रकार होता है गुणा के परिप्रेक्ष्य में। जैसे हमने जोड़ किया a इंटू बी बराबर a इंटू सी। अब देखिए दोनों तरफ से a कर सकता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा c। इसमें यही होता है कि जितना आप जोड़ो उतना ही काट सकते हो, जितना आप गुणा करो उतना ही काट सकते हो। देखिए यहाँ a से गुणा किया, यहाँ भी एक से गुणा किया, कॉमन है, कट जाएगा, तो निरसन नियम हो गया। यहाँ देखिए b है, b दोनों तरफ जुड़ा हुआ तो बराबर c। यही इनमें ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी चीज कि दोनों चीज ये है कि ये शून्य को छोड़कर ही निरसन नियम लागू होता है। अगला आपका क्या है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि ये ऐसा धन पूर्णांक होता है कि जिनमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, एक से गुणा करते हैं, कि एक से गुणा करने पर एक से गुणा करने पर वही चीज प्राप्त हो जाती है जो जिसके बारे में किया जाए। जैसे मान लीजिए 15 है, 15 गुणते 1 15, 17 हुआ, 17 गुणते 1 17। इसी प्रकार मान लीजिए 8 है तो 8 गुणते 1 8। तो मतलब एक के बारे की बात करता है, गुणात्मक तत्समक में हमेशा एक की बात करता है कि दो संख्याओं का जो एक ऐसा धन पूर्णांक है कि उससे गुणा करने पर परिणाम वही संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो यह आपका हुआ गुणात्मक तत्समक। इसमें हमेशा एक ही प्राप्त होगा या वो संख्या प्राप्त होगी। अगला है योग का तत्समक नियम। देखिए योग का तत्समक नियम जीरो पर लागू होता है। मतलब जीरो ऐसी धन पूर्णांक संख्या है जिसे जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ये धन पूर्णांक है। जीरो का मतलब हम लोग क्या मानते हैं, कुछ नहीं। अब एग्जांपल, जीरो में 6 जोड़िए, क्या होगा 6। जीरो में 150 जोड़िए, 45 जोड़िए, तो 145 ही आएगा ना। तो जीरो के बारे में बात करता है योग का तत्समक, और एक के बारे में बात करता है गुणात्मक तत्समक। फिर आपका होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब जैसे मान लीजिए P बटे Q है, तो P बटे Q का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बस चिन्ह उल्टा। योज्य प्रतिलोम का मतलब संख्या वही रहेगी
सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण P बटे Q। P बटे Q का योज्य प्रतिलोम ऋण P बटे Q। अगर मैं संख्या में देखूं 4/5 का योज्य प्रतिलोम तो ऋण 4/5 हो जाएगा। समझ में आया? 7/5 का योज्य प्रतिलोम ऋण 7/5। ये आपका योज्य प्रतिलोम है। ठीक इसी प्रकार होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या बदल जाती है। जैसे मान लिया P बटे Q का गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो इसमें चिन्ह नहीं बदलता, इसमें संख्या ही बदल जाती है। जैसे P बटे Q है तो क्या हो जाएगा Q बटे P। जैसे 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम देखें तो क्या हो जाएगा 5/4। 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5/7। जस्ट अपोजिट अगर मैं कहूं -13/45 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, बस ये हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा 45/13। ये गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योग तत्समक, गुणात्मक तत्समक के बारे में आप सब लोगों ने समझ लिया। अगला देखिए गणित की शिक्षण सामग्री। कुछ गणित की शिक्षण सामग्री है, जैसे टीएलएम है। टीएलएम का काम क्या होता है? टीएलएम जो है इसको हम लोग गिनतारा भी कहते हैं। अब टीएलएम में पहला है आपका गिनतारा। अब गिनतारा का क्या काम है? गिनतारा जो है एक बड़े से बोर्ड में संख्याएं ऐसे लिखी होती हैं क्षैतिज रूप से। इन क्षैतिज रूप से संख्याएं जो लिखी है इनको क्या होता है गिनने के लिए। तो गिनतारा का प्रयोग हम लोग करते हैं संख्याओं को गिनने के लिए, गिनने के लिए। उसके बाद दूसरा गणना करने के लिए गिनतारा का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय मान की अवधारणा भी गिनतारा से समझी जा सकती है। स्थानीय मान की अवधारणा तो ये आपका गिनतारा से रिलेटेड है। अगला चलिए देखते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड, जियो बोर्ड इसका जो हम लोग करते हैं ये आपका 2D आकृतियों के लिए होता है। 2D मतलब जिन आकृतियों का हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल, जिन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है वो 2D आकृति होती है। जैसे आपका आयत, वर्ग और वृत्त, वृत्त भी तो है। इन सब आकृतियों में जियो बोर्ड करते हैं। एक शैडो जैसा होता है, अब हम उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे लेकिन ऐसे शैडो टाइप में होता है। बस इनका ये जानिए कि जियो बोर्ड 2 डायमेंशियल होती हैं। ये 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशियल अर्थात 2 विमीय आकृतियां। जो 2 विमीय आकृतियां हैं, जितने आकृतियों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं वो सारी आकृतियां 2 विमीय के अंतर्गत आती हैं। ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज किया जाता है दशमलव की संख्या के लिए। दशमलव संख्या के ज्ञान के लिए। तो पहला आपका हुआ दशमलव संख्या के ज्ञान के लिए। दूसरा हुआ जो है ग्राफ पेपर का क्षेत्रफल का निर्धारण भी कर सकते हैं। इसके ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल का निर्धारण, आकृतियों के क्षेत्रफल का निर्धारण भी कर सकते हैं। तो ये आपके ग्राफ का काम होता है। अगला 10 ग्राम। 10 ग्राम का काम है, 10 ग्राम जो है पिक्चर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों की जानकारी में, पिक्चर के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानना, के बारे में जानना। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें आकार का पता लगाना हो, ज्यामितीय आकार का, तो आकार के बारे में 10 ग्राम के माध्यम से जानते हैं। ठीक। अगला आपका है मैपिंग, प्रतिचित्रण।
मैपिंग क्या करता है? मैपिंग जो है एक डायग्राम बनाता है। तो पहला है डायग्राम, बनाने के लिए मैपिंग का प्रयोग करते हैं। इससे स्थान का लोकेशन जो होता है, स्थानीय चिंतन, या इसको हम लोकेशन के बारे में कहें, उसके बारे में आनुपातिक विवेचन, मतलब एकदम एग्जैक्ट हम लोगों को जानकारी, कुछ न कुछ हिंट मिल जाता है। ये हिंट के लिए होता है मैपिंग। जैसे आपके घर का लोकेशन, उसी प्रकार मैपिंग का मेन मतलब होता है स्थानीय चिंतन के साथ कुछ हिंट मिलना। हिंट मतलब वहां जहां आपको पहुंचा है, एक तरीके से लोकेशन भी इसको हम कहते हैं ना, तो वो लोकेशन के अंतर्गत आता है। अगला डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक क्या है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में सबसे हेल्पफुल होता है प्राइमरी के बच्चों के लिए। बेसिक अवधारणा समझ के लिए होता है। अवधारणा समझ। अब इसका फिगर थोड़ा सा उल्टा होता है, जो कि यहाँ पे हम सही से बना नहीं पाएंगे। बस इतना जानिए, बेसिक अवधारणा समझ के लिए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सारी संक्रियाएं इसके द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। गुणा और भाग। नेक्स्ट है आपका डॉट पेपर। डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं सममिति आकृतियों को जानने के लिए। सममिति आकृतियों को जानने के लिए, डॉट पेपर का प्रयोग करते हैं। बच्चों में ठोस आकृतियों की समझ के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। की समझ में। कुजेनियर क्षणें। कुजेनियर क्षणें क्या होती हैं? कुजेनियर क्षणों का प्रयोग हम लोग करते हैं भिन्न के लिए। भिन्न के लिए या भिन्न से संबंधित जो सवाल होते हैं उनके लिए कुजेनियर क्षणों का प्रयोग करते हैं। आपका है अगला जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर। ये है आपका एक प्रकार का कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, और इसके द्वारा हम लोग बीज गणित के प्रश्नों को हल करते हैं या उनके से ज्ञान संबंधित कार्य करते हैं। इसमें 30 आकृतियों के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कितने? 30 आकृति के लिए। अगला है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या है? वेयर के उपयोग के लिए होता है। वेयर का जो उपयोग होता है, वेयर के उपयोग के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इसको परिमाप के लिए ज्यादा बेहतरीन होता है, लेकिन लिख लीजिए हिंट में परिमाप के लिए भी। वेयर का उपयोग या परिमाप के लिए। अगला है टाइलिंग। टाइलिंग होता है 2D के लिए, 3D के लिए, और झुंड की समझ के लिए। समझ के लिए टाइलिंग का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका पैटर्न। पैटर्न का काम क्या है? ये आपका होता है रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य की समझ और संचय की समझ के लिए। क्या पैटर्न होता है? नेक्स्ट आपका सममित रेखा। देखिए सममित रेखा क्या है? सिमेट्री लाइन किसे कहते हैं? सममित रेखा का मतलब होता है कि एक आकृति को दो भागों में बांटना। एक आकृति को दो भागों में बांटना। दो भागों में बांटना। बांटना का मतलब बराबर बांटना है। देखिए इस आकृति में कुछ आकृतियां हैं, हम बताएंगे कि उनके लिए कितनी सममित रेखाएं होती हैं।
जैसे आपका पहला है वृत्त, और वृत्त में अनंत सममित रेखाएं होती हैं। कितनी? अनंत सममित रेखाएं। बस ऐसे ही बताते चल रहे हैं, बाकी वृत्त आप जान रहे हैं खुद वृत्त के बारे में। वृत्त का जो फिगर है कैसे ऐसे, अब यहाँ आपका केंद्र होता है, कितना भी आप खींच सकते हैं रेखाएं, तो वही होती हैं सममित रेखाएं। कुल मिला के आपको वृत्त को ऐसे दो आकृतियों में बांटना होगा कि दो भागों में बराबर बट जाए। फिर आपका आता है आयत, और आयत जो है, आयत में दो सममित रेखाएं होती हैं। कितने? दो सममित रेखाएं। देखिए ये आयत हुआ, तो या तो लंबाई के परिप्रेक्ष्य होगा या चौड़ाई की, चूंकि आमने सामने की भुजा इसमें बराबर होती हैं, इसलिए इसमें कितनी? दो सममित रेखाएं। अगला आपका नेक्स्ट है वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये चारों भुजाएं हैं, तो कितनी सममित रेखाएं होंगी? चार सममित रेखाएं। उसके बाद वर्ग के बाद आता है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में क्या है? आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समांतर चतुर्भुज में एक भी सममित रेखाएं नहीं होती हैं। एक भी सममित रेखाएं नहीं होती। उसका रीजन बताएं। देखिए सममित रेखाओं के लिए हम लोग या तो यहां से या तो फिर यहां से डालते हैं, तो ये सममित नहीं बन पाता। और सममित का मतलब क्या होता है? कि बराबर भागों में बांटना। अगला आपका है, अब एन भुजा वाले बहुभुज में कितनी रेखाएं होंगी? एन सममित रेखाएं होंगी। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब पेंटागोनल है या फिर समखटभुज है, तो बस आप भुजा के अनुसार जानते रहिए। अब हम लोग थोड़ा त्रिभुज की बात कर लें। त्रिभुज में देखिए विषम बाहु त्रिभुज, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज में देखें। विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखाएं नहीं होती। कोई सममित रेखा नहीं, क्योंकि तीनों भुजाएं असमान है। उसके बाद समद्विबाहु है, और समद्विबाहु में एक सममित रेखाएं होती हैं। क्योंकि इसके दो भुजा बराबर होते हैं, तो यहां से अलग हो सकते हैं, तो एक सममित रेखाएं। और समबाहु में तीन सममित रेखाएं। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं। अब देखिए आपका गणित शिक्षण में संबंधित टैग या शब्द। पहला है पॉजिटिव टैग। पॉजिटिव टैग में हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए तो आपका ये पॉजिटिव में आता है। गणितीय समझ, ये आपका पॉजिटिव टैग में है। फिर आपका वैकल्पिक कलन विधि, कलन विधि पॉजिटिव टैग। आपका आ जाए अधिगम अवसर, ये सब पॉजिटिव हैं। अधिगम अवसर। उसके बाद टीएलएम का प्रयोग, टीएलएम का प्रयोग। गणित का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, गणित का ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। ये सब आपका पॉजिटिव टैग है। और अगर हम लोग देखें तो मूर्त वस्तुओं का प्रयोग, मूर्त वस्तुओं का प्रयोग, वस्तुओं का प्रयोग। समस्या समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल।
ये सब आपके पॉजिटिव टैग हैं। सृजनात्मक चिंतन, आपका नए अनुभव को देना, वास्तविक जीवन को जोड़ना, तार्क तार्किक रूप से क्षमता, तर्क चिंतन। ऐसे जब वर्ड आए तो आप समझिए कि आपका किससे है, पॉजिटिव कीवर्ड से। अब हम कुछ देखेंगे हम लोग निगेटिव कीवर्ड। निगेटिव कीवर्ड क्या है? जब कभी आ जाए सूत्रों को याद करना, रटना, कंठस्थ करना, उसके बाद केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ऐसे आ जाए तो ये जान लीजिए निगेटिव है। और आपका है जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लिंग भेद से रिलेटेड आ जाए, लिंग भेद। जैसे आ जाए कोई भी काम त्रुटि रहित हो, त्रुटि रहित परिकलन, तो ये आपका क्या है, गलत है, निगेटिव है। क्योंकि वो त्रुटियां ही तो हैं जो बच्चे के विचार के बारे में एक टीचर को समझाती हैं, बताती हैं, अनुभव कराती हैं। और समय व्यतीत करना जैसे टैग आ जाए, समय व्यतीत करना। आ जाए मानक कलन विधि, ये सब निगेटिव है, कलन विधि। ग्रेड और रैंकिंग के बारे में पूछे, ऐसे ही और हैं। सीमितता के बारे में पूछे, अभ्यास के लिए प्रश्नों के बारे में कहे कि अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न, तो ये निगेटिव है। निगेटिव वर्ड कुछ ऐसे होते हैं कि आप देखते ही समझ जाएंगे। तो साथियों, आज हम लोग गणित शिक्षण का पूरा एक ही मैराथन वीडियो में आपको थ्योरी दे दिया है। ये आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। आपको पूरा गणित शिक्षण के जितने प्रश्न होते हैं 15, पूरे के पूरे नंबर इसी वीडियो से ही मिल जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं है। वही बताया है जो 2011 से लेकर 2024 तक का जो भी ट्रेंड रहा है, उस ट्रेंड पर आधारित हमने वीडियो बनाया है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा वीडियो देखिए। और हम आज यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।